डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोटल 1,40,06,05 पॉसिबिलिटीज देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जिसमें वो लोग सिर्फ एक बार ही थैनोस से जीत पाएंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्ट्रेंज। पर क्या तुम सच में डॉक्टर स्ट्रेंज की बातों को सच मानते हो? अगर मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज ने सफेद झूठ बोला था। एक्चुअली में वो लोग जीते बहुत बार थे, जैसा कि 838 यूनिवर्स में वैसे, बट डॉक्टर स्ट्रेंज इन विनिंग्स को विनिंग में काउंट नहीं किया क्योंकि ये परफेक्ट विनिंग नहीं था। अब तुम्हें लग सकता है हाँ क्यों नहीं, टोनी स्टार्क का मरना भी तो जरूरी था, नहीं तो वो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाता। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। जो बंदा यूनिवर्स के लिए अपनी जान दे सकता है वो मल्टीवर्स के लिए खतरा कैसे हो सकता है यार? तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबसे झूठ क्यों बोला कि हम सिर्फ एक बार ही जीते? एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर को हारना चाहता था। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारी दिमाग की दही करने वाला हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में ये देखा था कि अगर वो लोग इन्फिनिटी वॉर हारेंगे तो एवेंजर्स सबको वापस लाने के लिए कुछ भी करेगा। टोनी टाइम मशीन बनाएगा जिससे वो लोग पास्ट में स्टोन्स कलेक्ट करने जाएंगे, जहां गलती से लोकी स्किप कर जाएगा और वो जाके गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनके मल्टीवर्स को डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा और एवेंजर्स यूनिवर्स को एक तीर से दो निशान। एमसीयू के 4 ऐसे सुपर हीरोज जो विलन बन गए, जिसके बाद उन्होंने बहुत गलत काम किए, लेकिन फिर एक दिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार हम तो बहुत ही घटिया, वाहियात और नीच किस्म के आदमी बन चुके हैं, अब तो टपकना पड़ेगा तभी पश्चाताप हो पाएगा। चौथा सुपर हीरो है अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में एक पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया और जब उसे ये लगा कि वो एक और भी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है तो उसने अपना कल्याण करवा लिया। फिर तीसरा कैरेक्टर है इटर्नल्स का इकरिस, जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया, इनफैक्ट अपनी ही लीडर तक को मार डाला, लेकिन फिर पश्चाताप करने के लिए ये भी टपक गया। फिर उसके बाद दूसरी कैरेक्टर है अपनी वांडा, जो इतनी ज्यादा पगला गई कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स की दूसरे वांडा के बच्चे चुराना चाहती थी। एक बार को विजन या फिर अपने भाई को वापस लाने के लिए सटकती तो ठीक था, लेकिन दूसरों के बच्चे क्यों चुराने हैं बेबी तुमको? खैर, इसको भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और फिर काम तमाम। और फाइनली पहला सुपर हीरो है स्ट्रेंज सुप्रीम, जो क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में दूसरे यूनिवर्सेस के लोगों को टपकाने पे तुला था, बट लास्ट में बेचारा खुद ही। थैनोस के पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसके दम पे उसने पता नहीं कितने सारे प्लैनेट्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसकी इसी आर्मी में, इनफैक्ट उसमें से भी उसके गोद लिए हुए बच्चों में से एक ऐसा व्यक्ति था जो अगर थैनोस का वफादार ना होता और उससे गद्दारी कर देता तो वो अकेले के दम पे ही थैनोस का पूरा साम्राज्य खत्म कर सकता था, इनफैक्ट उसे मार भी सकता था। तो देखो, थैनोस के 6 बच्चों में से गमोरा और नेबुला ने जब उससे गद्दारी की तो वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद कल ऑब्सिडियन, कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट लड़ाई करने में तो एक्सपर्ट थे, बट उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि वो थैनोस के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी बना सके। तो अब इस सिनेरियो में बचा केवल इबोनिमो। अब थैनोस की आर्मी की पूरी टेक्नोलॉजी, उसके शिप्स, सब कुछ इबोनिमो के डेवलप किए हुए थे और उसके कंट्रोल में थे, और अगर वो चाहता तो एक बार में ही वो इन सारी चीजों को बर्बाद कर सकता था, जिससे थैनोस का साम्राज्य एक झटके में खत्म हो जाता, जिस वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसके हाथ नहीं लग पाते। और रही बात 1-to-1 फाइट की, तो इबोनिमो को तो थैनोस को मारने के लिए उसके पास भी नहीं जाना पड़ता। उसके पास तो टेलीकिनेसिस की पावर थी और उस पावर का जलवा तो हमें इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही देखने को मिल गया था। बाकी ये मेरे ओपिनियन है, तुम बताओ तुम्हारे क्या विचार। तो अपने तूफान के देवता थॉर ने एमसीयू में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि उन्हें देख के लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चाहे वो उसकी वकांडा में एक धांसू एंट्री हो या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार की रेडिएशन को झेलना हो, इन सब मोमेंट्स में हमें उसका एक ऑरा महसूस होता है कि हाँ भाई ये है तूफान का देवता। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में थॉर के ऐसे 2 सीन्स हैं जिनमें वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उन सीन्स में थॉर का एक अलग ही लेवल का ऑरा महसूस होता है। तो देखो, जब हल्क इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके स्नैप करने वाला होता है तब सारे सुपर हीरोज खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने आर्मर्स पहनने लगते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी थॉर कैजुअली खड़ा होता है और रॉकेट को अपने पीछे करता है कि आजा बेटे, मैं ही तेरी शील्ड हूं। अब जो अगला सीन है वो इसके भी एक लेवल ऊपर है। तो जब थैनोस अवेंजर्स कंपाउंड पे अटैक कर देता है तब सारे सुपर हीरोज का बुरा हाल हो जाता है, कोई यहां पे पड़ा है, कोई वहां दब गया, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी थॉर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाहर खड़े होके एकदम मस्त चिल कर रहा होता है कि आहा, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। अगर अपने तूफान का देवता थॉर सिविल वॉर मूवी में होता तो फिर वो किसकी साइड होता, आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका? तो देखो, सबसे पहली बात कि थॉर वो देवता है जिसकी सुरक्षा में पूरे 9 रेल्म्स आते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। और अगर उसी पृथ्वी का एक आम इंसान यानी कि जनरल रॉस एक छोटे से कमरे में बैठ के थॉर को ये ऑर्डर सुनाता कि सोकोविया अकॉर्ड्स पे साइन करो, तो थॉर सबसे पहले तो सोकोविया अकॉर्ड्स को फाड़ता और उसके बाद कुछ ऐसा फाड़ता जिसका अफसोस जनरल रॉस को हर सुबह होता, क्योंकि थॉर उनमें से है जो किसी के बाप की भी नहीं सुनता है। तो फिर रॉस और गवर्नमेंट क्या चीज है? तो जाहिर सी बात है कि वो कैप्टन की साइड होता, क्योंकि थॉर अपनी मर्जी का मालिक है। और वैसे भी जिस व्यक्ति की पहुंच पूरे ब्रह्मांड तक हो, उसे कोई कागज और कलम से कैसे बांध सकता है? लेकिन फिर भी वो एयरपोर्ट वाली लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अगर वो वहां होता ना तो फिर लड़ाई एक तरफा हो जाती। लेकिन मान लो कि अगर वो लड़ाई करता तो फिर वो विजन से करता, क्योंकि वहां पे वही एक ऐसा था जो कि थॉर के पावर लेवल को थोड़ा बहुत मैच कर पाता। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना।
अवेंजर्स में से सबसे बेस्ट सुपर हीरो कॉस्ट्यूम किसकी है? तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉस्ट्यूम। और इस मामले में देखो भैया, मार्वल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कॉस्ट्यूम बनाने में जरा सी भी गलती होती तो ये कॉस्ट्यूम ऐसे से ऐसी बन जाती। उसके बाद नंबर 3 पे है थॉर की इन्फिनिटी वॉर की कॉस्ट्यूम। और ना सिर्फ कॉस्ट्यूम बल्कि थॉर की अभी तक की पूरी जर्नी में थॉर का बेस्ट प्रेजेंटेशन हमें इन्फिनिटी वॉर में ही दिखा है। फिर नंबर 2 पे मेरे हिसाब से है अपने पिट्टू पार्कर का आयरन स्पाइडर सूट, जो कि उसने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम में पहना था। और उस सूट का बेस्ट पार्ट मुझे उसके टेंटिकल्स लगते हैं। तो फाइनली नंबर 1 पे जो सूट है वो तो आयरन मैन ने अपनी पूरी जर्नी में बहुत सारे विलन्स का सामना किया है, लेकिन उन सब विलन्स में से भी वो 5 सबसे पावरफुल विलन्स कौन से थे जिनका सामना करने में आयरन मैन की भी हवा निकल गई? वेल, नंबर 5 पे है एल्ड्रिच किलियन। ये विलन हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिला था, और क्योंकि ये एक एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर था, यानी कि एक तरीके से अपने आप को रीजनरेट कर लेता था, इसी वजह से आयरन मैन को इसे खत्म करने में काफी मुश्किल हुई। फिर नंबर 4 पे है कल ऑब्सिडियन। ये इन्फिनिटी वॉर में टोनी पे पूरी तरीके से हावी हो गया था और उसे मारने ही वाला था, बट एंड मोमेंट पे बॉन्ग ने उसे बचा लिया। फिर नंबर 3 पे है इबोनिमो। ये थैनोस की आर्मी का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल व्यक्ति था, जिसने आयरन मैन को लिटरली अपनी उंगलियों पे नचा दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि बेचारा पीटर की चालाकी का शिकार हो गया। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है टोनी का खुद का क्रिएशन, यानी कि अल्ट्रॉन। अब क्योंकि इसके पास इंटरनेट का एक्सेस था, तो टेक्निकली इसे खत्म कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क था। फॉर्चुनेटली अवेंजर्स के पास विजन था जो इसे इंटरनेट से हटा पाया। और फाइनली नंबर 1 पे जो है वो इन सब विलन्स का भी पापा है, यानी मार्वल के ऐसे विलन्स जो अभी जिंदा हैं। और यहाँ मैंने टोटल 10 ऐसे विलन्स को शामिल किया है जिनका कंफर्म है कि हाँ भैया, ये अभी अपने शाहरुख खान के पठान की तरह जिंदा है। तो सबसे पहले है डोरमामू, जिसे अपने डॉक्टर सतरंगी ने कसमे वादे खिलाए थे कि भैया पृथ्वी की तरफ कभी वापस मत आना, बट अब वो वापस आएगा या नहीं ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी मूवी में ही पता चलेगा। फिर है कैप्टन अमेरिका का विलन रेड स्कल, जो सोल स्टोन के जाने के बाद अब पता नहीं कहाँ होगा। फिर है सिविल वॉर का जिम्मेदार जीमो, जो फिलहाल जेल में है। उसके बाद है आयरन मैन 2 का जस्टिन हैमर, और ये भैया भी फिलहाल जेल में ही है। उसके बाद आती है एंटमैन एंड द वेस्प मूवी की घोस्ट। उसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का नमोर। फिर हॉकाई सीरीज से किंग पिन। फिर उसके बाद है अपना एबोमिनेशन, जो फिलहाल सुधर चुका है। उसके बाद है अपने पिट्टू पार्कर का वल्चर, और ये भैया भी फिलहाल जेल में ही है। और फाइनली एंटमैन 3 के अंदर हमें नजर आने वाला है मोडॉक, जो कि एंटमैन 1 का